अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो लेसन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेकंड ईयर की बुक चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग फर्स्ट ईयर में इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं, डिफरेंट बेसिक कंसेप्ट्स केमिस्ट्री के जो ले चुके हैं। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अब आप लोग सेकेंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं, तो अभी हम ऑनलाइन क्लासेस जो है उनका आगाज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमने जो अपनी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक है जिसको हम चैप्टर नंबर 7 से, बिकॉज इसमें आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि हमारी ये जो बुक है ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जबकि जो बाकी पोर्शन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो मोस्टली हम लोग ऐसे ही करते हैं कि हम लोग पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने जो चैप्टर नंबर 7 है वो स्टार्ट किया है, जो कि है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेसिकली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं? इट्स द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। यू कैन से दैट कार्बन इज़ द बेसिक स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है जी। अब इसमें जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, बेसिकली कार्बन एज अ स्केलेटन जो है वो एक्ट करता है, बिहेव करता है इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसका बेसिकली अगर हम इसकी ओरिजिन की या सिंथेसिस की बात कर लें तो यहाँ पर हमारे पास जो पहले ओल्ड कंसेप्ट थे इसके बारे में, जो कि एक बड़ा फेमस कंसेप्ट है जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी है। उसके अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स उनसे ऑब्टेन किया जा सकता है। वी कैन नॉट प्रिपेयर देम इन लेबोरेटरी। But later on, there was a scientist, Frederick Wohler, who prepared a compound called urea in laboratory, and this was the way when the vital force theory was rejected. Now on, we know that organic compounds can be obtained from plants and animals, and they can also be prepared in laboratory. Now the organic chemistry, the definition of the organic chemistry is changed. The branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry. यानी कि हम बेसिकली इसमें ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कार्बन है। आगे फर्दर आप देखेंगे जिस तरह के आप लोग मोस्टली जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, उनने फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में भी इस बारे में पढ़ा है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनके साथ मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं जो वो अटैच, लेकिन बेसिकली जो हमारे पास मेन स्केलेटन है वो कार्बन के एटम्स हैं। तो अब यहाँ पर हमने बेसिकली चीज़ ये देखनी है कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं कार्बन एज ए एलिमेंट के जो इसके लिए स्पेशल बनाते हैं कि दे आर द स्केलेटन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है पेकुलियर नेचर ऑफ कार्बन। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग मेन जो इसकी एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसमें हम कैटिनेशन का जो प्रोसेस है, जो फिनोमिना है उसको डिस्कस करते हैं। और ये क्या होती है कैटिनेशन? इट्स एक्चुअली सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन दैट इज नोन एज कैटिनेशन। एंड हाउ इज इट पॉसिबल? ड्यू टू द टेट्रावेलेंसी ऑफ द कार्बन एटम। अब टेट्रावेलेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स? हमने फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल से वेलेंसी के बारे में स्टडी किया है कि वेलेंसी जो होती है वो किसी भी एलिमेंट की वो एबिलिटी है, इट्स एक्चुअली द नंबर ऑफ द अदर एटम्स टू विच एन एटम कैन कंबाइन विद। यानी कि हमारे पास सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट के एटम का जो किसी और एटम के साथ, यानी कि नंबर ऑफ एटम के साथ जो कंबाइन करने की एबिलिटी है उसको हम वेलेंसी बोलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो कार्बन है ये ग्रुप नंबर जो 4 है पीरियोडिक टेबल का, उससे बिलोंग करता है और इसकी वेलेंसी क्या है? 4।
तो जो इसकी टेट्रावेलेंसी है, यानी कि एक वक्त में एक कार्बन मज़ीद 4 एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है। तो जो इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं, वो भी इसकी इसी प्रॉपर्टी टेट्रावेलेंसी की वजह से वो अपने लॉन्ग चेन्स, यानी कि अपने आप को ही, यानी कि एक कार्बन है जो वो मज़ीद 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, और इस तरीके से एक वास्ट वैरायटी और डाइवर्सिटी ऑफ कंपाउंड्स हमारे पास आती है। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब इसमें स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ देखने कि आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। आयनिक नेचर क्या होती है, यानी कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड, यानी कि ड्यू टू द नेचर ऑफ द बॉन्ड। तो आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है दे आर प्योरली कोवेलेंट इन नेचर, यानी कि हमारे पास जो इनकी कोवेलेंट नेचर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स के नतीजे में बनते हैं। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सिमिलैरिटी इन बिहेवियर है। जैसा कि अभी हमने बात की कि हमारे पास जो वेराइटी आती है और डाइवर्सिटी आती है इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वो हमने इसमें मेन जो पॉइंट टेट्रावेलेंसी का, कार्बन की टेट्रावेलेंसी का डिस्कस किया है। तो उसमें एक चीज़ आती है कि सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, इनके हमारे पास ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स बन जाते हैं ना, एक खास किस्म के ऐसे कंपाउंड का ग्रुप बन जाता है कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका केमिकल बिहेवियर वो सेम होता है। और वो किस वजह से सेम होता है? बिकॉज ऑफ द सम टाइप ऑफ एटम और द ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, द ग्रुप ऑफ एटम्स दैट इम्पॉर्ट अ स्पेशल यू कैन से प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी, एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो किसी भी कंपाउंड को स्पेशल किस्म की प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट करता है, हम उसको उसका फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। लेटर ऑन आप इसी चैप्टर में फंक्शनल ग्रुप के बारे में और उसकी टाइप्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने ये देखना है कि जो ऐसा ग्रुप जिनके फंक्शनल ग्रुप एक जैसे होते हैं, इनके यू कैन से दैट कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनका केमिकल बिहेवियर रिएक्शंस के अंदर वो सेम होता है, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज़। यानी कि हमारे पास एक सीरीज़ बन जाती है कंपाउंड्स। जिस तरह हम कहते हैं जी ये तमाम एलिमेंट्स हैं जो ये अल्केन्स हैं, ये अल्कीन्स हैं, अल्काइंस हैं, अल्कोहल्स हैं, ईथर्स हैं। यानी कि अब हमने जो एक मैं आपके सामने नाम ले रही हूँ इनके होमोलॉगस सीरीज़ के, तो ये सारी जो एक ग्रुप है उनका केमिकल बिहेवियर और केमिकल नेचर जो होती है वो सेम होती है ड्यू टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। तो नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये कम्प्लेक्सिटी है जो ये कैसे आती है? एक तो हमारे पास अगेन वही वो कहते हैं ना, एक बेस है हमारे पास जो इसकी कम्प्लेक्सिटी की, वैरायटी की, डाइवर्सिटी की, वो इसकी टेट्रावेलेंसी है जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं इसको। तो कम्प्लेक्सिटी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आती है वो भी इसी वजह से है कि एक तो हमारे पास इनके बहुत सारे, वो कहते हैं ना कि एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी कि हमारे पास लॉन्ग चेन्स बनती हैं और हैवी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जिस तरह से इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं लाइक प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स। इनके आपके पास जितने भी ये जो इस तरह के कंपाउंड्स आते हैं हैवी मॉलिक्यूलर वेट, दे आर एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और वो इतने कम्प्लेक्स क्यों है? अगेन ड्यू टू द नेचर ऑफ द कार्बन। यानी कि कार्बन की जो नेचर है, कोवेलेंट नेचर है, उसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, इस सब की वजह से उसके अंदर प्रॉपर्टी है कि ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि आगे फर्दर बेसिस हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स की। और मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर हमारे पास जो वो किस चीज़ की बेस हैं? वो हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनेलिज की, और फर्दर फिर हमारे पास सेल का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म एक ऐसा फिनोमेना है, फर्स्ट ईयर आप लोग इसमें बच्चे पढ़ चुके हो आप लोग ये आइसोमेरिज्म के बारे में भी, जो कि आप देखते हो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है, बट दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ऐसे इस फिनोमेना को, यानी कि हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, इसको हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। तो इसको आपने जब आपने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे चैप्टर नंबर 4 में गालिबन आप लोगों ने बड़ी डिटेल से इसके बारे में स्टडी किया था।
पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमेरिज्म के बारे में, और आगे फर्दर हम लोग आइसोमेरिज्म की डिफरेंट टाइप्स भी स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये बात डिस्कस की है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर कोवेलेंट इन नेचर, और जैसे कि आप लोगों ने कंपैरिजन पढ़ा है आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड्स का आपस में, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो समवट वायलेंट इन नेचर होते हैं, इनके उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो रोबस्ट होते हैं, वायलेंट होते हैं, बट इन केस ऑफ कोवेलेंट उनके जो रिएक्शन रेट्स होते हैं वो स्लो होते हैं, ठीक है जी, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की हम लोग जब भी बात करते हैं, ये भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल से सॉल्युबिलिटी का चैप्टर पढ़ा है, उसमें आप देखते हो कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि जो नेचर है किसी भी कंपाउंड की, सल्यूट की, सॉल्वेंट की, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ वाटर की और ऑयल की। ऑयल इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर वाइल वाटर इज़ अ आयनिक सॉल्वेंट। अब यहाँ पर आप देखते हो कि अगर आप यहाँ पर वाटर की अगर बात करें तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये जो है मतलब अपने अंदर ऑयल अगर हम इसके अंदर मिक्स करें, ठीक है, इसके नेचर अगर आप देखेंगे तो वाटर इनऑर्गेनिक इन नेचर है, ठीक है जी। आल्दो के इसमें वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं उनके आपस में जो उनकी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड है, बट उनके जो नेचर है वो इनऑर्गेनिक है। जो अब वाटर के अंदर आप देखते हो कि अगर हम ऑयल को मिक्स भी करें तो उसकी ऑयल की लैदा से एक लेयर बन जाती है, यानी कि अब उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आप उसको मिक्स भी करें तो थोड़ी देर के बाद उसकी लेयर कि वो मिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ऑयल को किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लाइक बेंजीन है, पेट्रोलियम है, ईथर है, अल्कोहल, उसमें मिक्स करेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप साल्ट्स की बात करें, साल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, अब ये जो हमारे पास इनऑर्गेनिक साल्ट्स हैं इनको अगर आप वाटर में मिक्स करें तो वो सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि उनकी नेचर डिफरेंट है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इम्पोर्टेंस क्या है कि अगर आप इसको देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ एवरीवेयर। इसमें आपने ये देखना है कि बेसिकली हमारी जो बॉडी है, जिसको मैं अक्सर ये बात करती हूँ, मैं स्टूडेंट्स को एग्जांपल देती हूँ मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म क्या है? इट्स द, कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, दे आर ऑल नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है जी। तो ये सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं जो वो किस तरह से हो रहे हैं, कहीं पर जो है वो कहते हैं प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और इस मेटाबॉलिज्म के अंदर जो है वो कौन इन्वॉल्व है? एंजाइम्स। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। इसी तरीके से आप देखें आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो रही है, न्यू सेल्स बन रहे हैं, नए मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, इनके जितने भी आपकी बॉडी में रिएक्शंस हो रहे हैं वो सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। और जो कंपाउंड्स उनको एज अ कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट कर रहे हैं, रिएक्शंस को कैटलाइज कर रहे हैं, वो भी सारे ऑर्गेनिक इन नेचर हैं। इसी तरीके से आजकल आप लोग देखते हो कि हमारे पास जो सिंथेटिक फूड है, उसके बाद क्लॉथिंग है, मेडिसन्स हैं, आप देखते हैं कि आज हमारे पास तकरीबन वो कहते हैं कि हर एक बीमारी के लिए खास मेडिसिन बनती है, जिसको आप बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके ओवरऑल जैसे भी आप देखते हो कि हमारे पास ड्रग्स आ गए हैं, उनके मेडिसिनल ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद आप सिंथेटिक प्लास्टिक की बात करते हो, रबर की बात करते हो, डिटर्जेंट्स हमारे पास आ गए हैं जैसे क्लॉथ वॉशिंग वगैरह के लिए, मेडिसन्स हैं, पेंट्स हैं, वार्निशेस हैं, फर्टिलाइज़र्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, पेस्टिसाइड्स जो कि बहुत एग्रीकल्चर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, कॉस्मेटिक्स स्पेशली फॉर फीमेल्स, सोप, सीमेंट, डाइज, ये सारी चीज़ें हैं जो दीज आर एक्चुअली द यू कैन से कि ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से पॉसिबल हुई हैं कि हम लोग इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं और ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं।